Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine and you are having good time at home. So far we have studied basics of our subject. We have studied the evolution of money. Then we have also studied about the monetary policy. Then we have studied about the financial system, the components of financial system, different market instruments, how financial market works, the different yields to majority, different credit instruments, the Fisher equation, and today we are going towards the pure banking. सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज़ बैंकिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इट्स अ लॉन्ग टॉपिक. अगर मैं इसकी डिटेल आपको बताऊं जो मैंने लिखी भी हैं, दे आर प्रेपरेशन ऑफ द बैंक बैलेंस शीट, बैंकिंग स्ट्रक्चर, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द बैंक मैनेजमेंट, मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क एंड मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क. सो इस कंप्लीट टॉपिक को हम कुछ वीक्स में कवर करेंगे, कुछ डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे. डिटेल में मैं आपको बैंकिंग का स्ट्रक्चर बताऊंगा, बैंकिंग के डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा, डिपार्टमेंट के बैंक के डिपार्टमेंट्स की वर्किंग के बारे में बताऊंगा, सो दैट कि एक डिटेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डिटेल्ड स्केच आपके माइंड में बन जाए बैंकिंग के बारे में, कि बैंक क्या है, किन डिपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल है, कैसे काम करता है, और हर बैंकर या हर बैंक का डिपार्टमेंट और उनके ऑफिशियल्स कैसे काम करते हैं. इस पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. जब एक पूरे बैंकिंग का स्केच आपके माइंड में बन जाएगा, फिर हम उससे आगे फर्दर बात करेंगे कि बैंक इन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, कैसे क्रेडिट रिस्क को मैनेज करता है, कैसे इंटरेस्ट रिस्क को मैनेज करता है. सो ये आज की हमारी आउटलाइन है जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. We will discuss about cash department. Cashier and universal tellers are the designations who are actually working in this department, which is called cash department. Then we have account opening department. It is one of the important banking department because it is the one on whom the basic contract between a banker and a customer establishes. ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे बिल्कुल इनिशिएशन से या एक ज़ीरो लेवल से कस्टमर अपना बैंकिंग के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिल्ड करता है, और इस रिलेशनशिप के बाद बहुत सारी फैसिलिटीज़ बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट कस्टमर्स की तरफ से आती हैं. तो अगर यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटी रह जाए या कोई ऐसा लकूना रह जाए, तो इस किस्म की मिस्टेक आगे आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एज फार एज बैंकिंग इज़ कंसर्न. देन वी हैव क्लियरिंग डिपार्टमेंट, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड द रेमिटेंस डिपार्टमेंट. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. टुवर्ड्स द मेन टॉपिक दैट इज़ द बैंक. I have written this definition as the simplest definition of the bank. That what does a bank do? Bank is an institution which borrows to lend. And why would a bank do this? Because the bank is a commercial entity. And as you had studied in Introduction to Business, any business does not operate as a business if its intention is not to earn profit. So bank is a commercial entity. It is also a business. So the bank also intends to operate for the sake of earning profit through legalized ways. So bank, to get the profit, to earn the profit, bank borrows at a lower rate of interest and lends at a higher rate of interest, and the difference between the two is the profit of the bank. This is called deposit mobilization. For example, बैंक किसी डिपॉजिट होल्डर से 10% के ऊपर डिपॉजिट लेता है 1 लाख रुपए का. So, अगर बैंक इसको 10% या उससे कम पे ही लेंड कर देगा, दैट मीन्स द बैंक इज गोइंग टू अर्न लॉस, बिकॉज बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स हैं, बहुत सारी मार्केटिंग कॉस्ट्स हैं. सो इसलिए लाजमी है कि बैंक को अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो बैंक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करे, चाहे वो डिपॉजिट होल्डर से ले रहा है, चाहे वो किसी दूसरे बैंक से ले रहा है जिसको इंटर बैंक बोरिंग कहते हैं.
चाहे वो स्टेट बैंक से या सेंट्रल बैंक से ले रहा है. सो लेंडिंग हमेशा बोरिंग रेट से ज़्यादा होती है एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ प्रॉफिट ऑफ द बैंक. इसके अलावा बहुत सारी अब सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं, जिसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको बताया, जैसे लॉकर्स की, रेमिटेंस की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं. बट द प्राइम पर्पज फॉर विच द बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड अर्लियर फॉर द फर्स्ट टाइम, that was to mobilize the funds. So that was to take money from those who had saved through their income and providing opportunities who wanted to take the money or borrow the money. So that means the bank at one side borrows the money and the other side it lends the money to whom they have certain needs, probably for personal needs, which is called consumer banking, probably the commercial needs, probably the need for the business. So whenever a person, an institution, an organization wants to expand, it needs resources, it needs fund, it needs money. So if it does not has money by itself, then it has the option to go to the bank and take the money as a loan. So this is what a bank actually does. अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ बैंकर की. फंक्शंस ऑफ बैंक की अगर हम अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहें तो हमें एक ओवरव्यू, एक स्केच लेना पड़ेगा कि पूरे बैंक में होता क्या है. बेसिक जो पर्पस है बैंक का, इट्स अ कमर्शियल एंटिटी दैट इज टू अर्न प्रॉफिट. और बैंक ऐसा कैसे करता है? बैंक बोरो करता है फर्दर एडवांसिंग करने के लिए, लेंडिंग करने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो बैंक उससे प्रॉफिट अर्निंग करता है. लेकिन इसके अलावा बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो बैंक करता है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. सो वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, या बैंक में कौन कौन सा स्टाफ होता है, या बैंक में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं. फंक्शंस ऑफ बैंकर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम रोल्स ऑफ बैंकर की भी पहले बात करेंगे. मैं आज आपको पूरे बैंक का एक स्ट्रक्चर, पूरे बैंक की एक वर्किंग और पूरे बैंक के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ब्रीफली उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, सो दैट कि जब हम फर्दर इसकी एडवांस स्टडीज़ के ऊपर जाएं तो आपको ये स्केच माइंड में हो और आपको पता हो कि कैसे एक दूसरे से बैंक इंटीग्रेटेड है, कैसे एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कैसे दूसरे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से और सिमिलरली बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ इंटीग्रेट होके बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करता है. सो सबसे पहला डिपार्टमेंट दैट इज अ कैशियर और यूनिवर्सल टेलर. कैशियर का जब मैं नाम लेता हूं तो आपके जहन में कोई फाइनेंशियल, पैसे की लेन देन, डीलिंग्स, इस चीज़ से रिलेटेड बातें आती हैं. हम इसको पढ़ते हैं. Accurately and efficiently process and record routine transactions for bank customers, including cashing checks, accepting deposits and withdrawals, processing loan payments and money transfers. Promote and advise on the bank's product and services. So basically जो कैशियर, अगर हम बहुत पुराने एरा की बात करें, स्टार्टिंग ऑफ द बैंक की बात करें, तो कैशियर का प्राइमरी पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज जस्ट टू टेक डिपॉजिट एंड टू फैसिलिटेट विदड्रॉल ऑफ मनी. सो जब भी कोई इंडिविजुअल बैंक में अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने आता है तो वो एक स्लिप, जिसको हम पेन स्लिप या डिपॉजिट स्लिप कहते हैं, वो जमा उसको फिल करता है, उसके साथ पैसे देता है और कैशियर उन पैसों को देख के, चेक करके, क्या ये सारे नोट्स को जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है चेक करके, अगर सब ठीक है, डिपॉजिट स्लिप या पेन स्लिप ठीक से फिल्ड है, तो उसको उसके अकाउंट में जमा करवा देता है थ्रू अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर और थ्रू अ बैंकिंग चैनल, जैसे भी वो बैंक अपने इंटरनल प्रोसीजर्स को चला रहा है. सिमिलरली जब कोई कस्टमर अपने अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करना चाहता है तो वो एक इंस्ट्रूमेंट बैंक को प्रोवाइड करता है जिसको चेक कहते हैं. तो एक इंडिविजुअल चेक लेके बैंक के पास आता है. द फर्स्ट पर्सन दैट ही मेट फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी इज द कैशियर. वो चेक कैशियर को देता है. कैशियर चेक इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. वो उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तमाम पैरामीटर्स देखता है, दैट आइदर डेट इज वैलिड, सिग्नेचर आर द करेक्ट वंस, अमाउंट इन फिगर्स एंड अमाउंट इन वर्ड्स आर द सेम. चेक जो है वो ठीक, म्यूटिलेटेड तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, फेक तो नहीं लग रहा. सो वो तमाम चीज़ें देख के अगर वो सब ठीक है तो जितनी अमाउंट इंडिविजुअल मांग रहा होता है, उसने चेक पे लिखी होती है, उतनी वो कैश करके उसको हैंड ओवर कर देता है. सो दिस वाज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैशियर. बट बाय द टाइम एज द बैंक प्रोग्रेसेस एंड एज द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेसेस, कैशियर
को और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलना शुरू हो गई. फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस ऑफ यूटिलिटी बिल्स. जैसे जैसे बैंकिंग ऑनलाइन होती चली गई ना, ऑनलाइन बैंकिंग इज़ कि आप एक लेट से आपका अकाउंट जौहर टाउन ब्रांच में, किसी भी बैंक की जौहर टाउन ब्रांच में, और आप गार्डन टाउन ब्रांच में जाके पैसे जमा करवाना चाहते हैं. सो दैट मीन्स गार्डन टाउन ब्रांच इज़ फैसिलिटेटिंग यू टू टेक डिपॉजिट फ्रॉम यू इन द गार्डन टाउन, and then they are transferring that specific amount which you are depositing to your Johor Town branch and then to your individual customers account. So जैसे जैसे बैंकिंग ऑनलाइन होती गई, ब्रांचेज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती गई, तो ये सारा प्रोसेस भी कैशियर को ही सौंपा गया और उसका नाम कैशियर से चेंज करके यूनिवर्सल टेलर कर दिया गया. नाउ यूनिवर्सल टेलर इज़ अ प्रेस्टीज काइंड ऑफ नेम. उसको उसकी सेल्फ एस्टीम को बेहतर किया गया कैशियर से हटा के यूनिवर्सल टेलर को नाम दे के, और बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी सैलरी में इजाफा करके ऐड कर दी गई. जैसे मैंने आपको बताया एक्सेप्टेंस ऑफ यूटिल्स, ऑनलाइन ट्रांसफर्स, बहुत सारे जो बैंक्स हैं उसमें डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर का काम भी यूनिवर्सल टेलर को दिया जा रहा है. सेकेंड डिपार्टमेंट जिस पे हम बात करेंगे दैट इज अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट. अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट को दो मेजर हिस्सों में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज रिलेशनशिप साइड एंड द सेकेंड वन इज ऑपरेशंस साइड. रिलेशनशिप साइड वो है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपॉजिट लेके आना. बेसिकली ये मार्केटिंग साइड है बैंक की. इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि बैंक की बैलेंस शीट भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल है जैसे बाकी कंपनीज की. द वन साइड इज एसेट्स एंड द अदर वन इज लाइबिलिटीज. तो जब भी हम डिपॉजिट की बात करेंगे, जब भी कोई बैंक में पैसा लाने की बात करेंगे, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की बात करेंगे, डिपॉजिट इनटेक की बात करेंगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैंक. क्यों? बिकॉज डिपॉजिट इज द मनी which the bank will repay after some time on a specific duration or as per the demand of the customer or the deposit holder. So जब भी पैसा वापस मांगा जाएगा बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक वो पैसा वापस करेगा. So that means it is a liability of the bank. On the other side, जब बैंक एडवांस करता है, लोन देता है, तो हम बात कर रहे होते हैं एसेट साइड ऑफ द बैंक की, बिकॉज ये वो पैसा है जो कस्टमर लेता है एज अ लोन और उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बैंक को वापस करना होता है. सो इट्स अ एसेट ऑफ द बैंक. यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की बात करें और अकाउंट ओपनिंग में अगर हम रिलेशनशिप साइड की बात करें, सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैंक. सो लाइबिलिटी साइड में आपने मार्केट में बहुत सारे ऐसी जॉब्स ऑफर भी सुनी होंगी. BSO की जॉब वैकेंट है, BDOs की जॉब वैकेंट है. दैट मीन्स BDO मीन्स बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, BSO मीन्स बिजनेस सर्विसेज ऑफिसर. सो इस किस्म के मुख्तलिफ नामों के साथ मुख्तलिफ बैंक्स हायरिंग करते हैं जिसको हम रिलेशनशिप साइड ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैंक की बात कर रहे हैं. इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग करना, मार्केट में जाना, मुख्तलिफ लोगों से मिलना और उन लोगों से डिपॉजिट लेके आना. इनकी जॉब नेचर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कमीशन, कुछ बेसिक सैलरी और उसके बाद कमीशन बेस्ड होती है. द मोर डिपॉजिट दे ब्रिंग टू द बैंक, द मोर अर्निंग दे विल डू with that money. So this is relationship side. The second important side is operation side. Now remember, account opening is a very very important department of any bank. Why? Because it is the primary thing, it is the primary department, it is the primary place where relationship between the bank and the customer is being developed. अगर ये रिलेशनशिप ठीक से डेवलप नहीं हुआ, दैट मीन्स ऑल द फ्यूचर डीलिंग्स ऑफ द बैंक विल बी एट स्टेक. फॉर एग्जाम्पल, आपने कस्टमर का डेटा लेते हुए उसमें कोई गलती कर दी, आपने CNIC नंबर या CNIC चेक किया और CNIC को मैच नहीं किया उस बंदे से जो आपके सामने अकाउंट ओपनिंग के लिए बैठा हुआ है. अकाउंट एक दफ़ा ओपन हो गया, अब वो कस्टमर के अकाउंट में जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो तो उस ID नंबर पे हो रही हैं, लेकिन आपने तो वो चेक ही नहीं किया कि वो जो ID कार्ड है क्या उसी बंदे का है जो आपके सामने अकाउंट ओपन करवाने के लिए आया था. सो ऐसे सिनेरियो से निकलने के लिए बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ अब डेवलप हो चुकी हैं, बायोमेट्रिक्स आ चुकी हैं, बट
The main point to say is you need to be very vigilant while opening any bank account if you are working in account opening department. So account opening department के operations की बात करूँ तो सबसे पहले account opening form fill करना, उसको verify करवाना. Then there is a thing which is called KYC, Know Your Customer. ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है बैंक का, जिसके अंदर बैंक आपसे मुख्तलिफ बातों के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा होता है कि आपके जो पैसे आएंगे इस अकाउंट में वो कहाँ से आएंगे. ऐसा क्यों है? बिकॉज स्टेट बैंक की रेगुलेशंस है कि ब्लैक मनी को बैंकिंग चैनल के थ्रू ऑपरेट होने से बचाना. सो बैंक आपसे पूछता है, लेट्स से एक सैलरीड इंडिविजुअल है जिसका अकाउंट ओपन करना है, तो बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है जो अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट में ऑपरेशन साइड में बंदा काम कर रहा है, वो आपसे पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, या आपसे सैलरी स्लिप डिमांड करेगा एज पर प्रोसीजर. मैं अज्यूम करता हूँ सैलरी 50,000 है, सो वो सिंपली मल्टीप्लाई करेगा 50,000 इंटू 12, 6 लाख विल बी द आंसर. सो वो एज्यूम कर रहा है कि एक आपके अकाउंट में एक साल में 6 लाख तक ट्रांजेक्शन होगी इन टर्म्स ऑफ सैलरी. फिर वो आपसे पूछता है, और सर इसके अलावा आपकी कोई अर्निंग, कोई पार्ट टाइम जॉब या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे रेंट आ रहा हो आपको. सो वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि आप पूरे साल में इस अकाउंट में कितना डिपॉजिट मोबिलाइज करवाएंगे, कितना डिपॉजिट आएगा और कितना डिपॉजिट विड्रॉ हो सकता है. सो बेस्ड ऑन दैट टॉक और बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस वो KYC फॉर्म फिल करेगा और उसमें ये मेंशन करेगा कि इस इंडिविजुअल के अकाउंट में एक साल में अप्रॉक्सीमेटली इतनी ट्रांजैक्शन होगी. अब अगर तो वो ट्रांजैक्शन पूरे साल में विद इन द लिमिट रहती है जितनी KYC फॉर्म में लिखी गई है, दैट मीन्स अकाउंट ऑपरेटेड वेरी वेल. लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गई है, उस फॉर एग्जांपल बैंकर ने KYC फॉर्म में लिखा था कि इस इंडिविजुअल के अकाउंट में 10 लाख की एनुअल ट्रांजैक्शन होगी, और वो ट्रांजैक्शन एक माह में 15 लाख, नेक्स्ट मंथ में 30 लाख, उससे नेक्स्ट में 50 लाख तक जा रही है, दैट मीन समथिंग सस्पिशियस. कहीं ब्लैक मनी आ रही है या कोई ऐसा पैसा जो कि उस इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि उसकी सैलरी तो 6-7 लाख थी, कुछ पर्क्स मिला लिए, कुछ रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू या कुछ रेंटल इनकम मिला ली, सो सब कुछ मिला के 10 लाख बनता था. 50 लाख की ट्रांजेक्शन अगर हो रही है, दैट मीन्स समथिंग इज. तो ये सारा काम जो है ये अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट कर रहा होता है. वो एक रिलेशनशिप को प्योर, सो दैट के ऑडिट में ऑब्जेक्शन ना लगे, एक रिलेशनशिप को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेटिंग रखने में अकाउंट ओपनिंग का ऑपरेशन साइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके अलावा चेकबुक इशुएंस, ATM इशुएंस, डिफरेंट चेंजिंग इन द अकाउंट और उसकी डिटेल्स में जितनी भी चेंजिंग है, ये सारा अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट में ऑपरेशन साइड वाला इंडिविजुअल कर रहा होता है. फिर हम बात करते हैं क्लियरिंग डिपार्टमेंट की. क्लियरिंग डिपार्टमेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बिल्स कलेक्शन में या चेक कलेक्शन में एक एग्जांपल दी थी कि एक इंडिविजुअल का अकाउंट HPL में है, जबकि उसकी जो प्रोसीड्स आनी है, जो चेक उसको मिला है, वो MCB बैंक का है. सो इसका जो पूरा प्रोसेस है, बैंक एज एन एजेंट वो प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है, और उसी प्रोसेस में जो लोग काम करते हैं हम कहते हैं जी क्लियरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं. सो क्लियरिंग डिपार्टमेंट क्या है? इट इज सेटलमेंट ऑफ चेक्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट बैंक्स फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स. वही मैं एग्जांपल कैरी ऑन करता हूँ कि आपका अकाउंट HBL में है और आपको जो चेक मिला है वो MCB बैंक का है. सो आप HBL में जाते हैं और HBL में वो चेक को डिपॉजिट करवा देते हैं. नाउ HBL में जो क्लियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो इंडिविजुअल आपसे चेक लेके उसको निफ्ट के प्रोसेस से गुजारता है. नाउ निफ्ट इज व्हाट? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. ये यकीनन आपने ब्रांच बैंकिंग एंड ऑपरेशंस जब पढ़ा था उसमें पढ़ा होगा. ये एक इदारा है जो झेली इदारा है सेंट्रल बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जो ये सारे प्रोसेस को, क्लियरिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है. एक बैंक के दूसरे बैंक पे क्लेम्स को थ्रू चेक या थ्रू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं उनको सेटल करता है. तो क्लियरिंग डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल जो काम कर रहा है वो आपके चेक को रिसीव करेगा, और इसी तरह बहुत सारे और कस्टमर के चेक्स जो मुख्तलिफ बैंक से हैं उनको इकट्ठा करता है, उसको निफ्ट के इंडिविजुअल को हैंड ओवर करता है. देन उसके अगेंस्ट जो नेक्स्ट डे प्रोसीड्स आती हैं वो इंडिविजुअली कस्टमर के अकाउंट में
जब क्रेडिट होती हैं सो उसमें क्लियरिंग को रिलीज करने का एक प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस क्लियरिंग डिपार्टमेंट में हो रहा होता है। सो अगर मैं समराइज करूं, तो क्लियरिंग डिपार्टमेंट का काम मुख्तलिफ बैंकों के जब चेक्स आते हैं तो उनकी प्रोसीड्स अपने कस्टमर के अकाउंट में जमा करवाने के लिए जितना प्रोसेस है वो क्लियरिंग डिपार्टमेंट कर रहा होता है। द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज रेमिटेंस डिपार्टमेंट। रेमिटेंस क्या है? द पर्पज ऑफ रेमिटेंस इज टू मूव फंड्स फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर. Now those senders and receivers can be of the same bank, they can be of the same bank and of the same branch, they can be of the same bank and different branches, they can be two different banks. So इसी हवाले से अगर हम कैटेगराइज करें तो पहली टर्म यूज होती है इंट्रा बैंक ट्रांसफर। इंट्रा बैंक ट्रांसफर का मतलब है कि सेम बैंक है बट ब्रांचेस मुख्तलिफ हो सकती हैं या कस्टमर मुख्तलिफ है। सो दैट मीन्स द ट्रांसफर फ्रॉम one person to another within the same bank. So this is called intra-bank transfer. Then there is interbank transfer. Interbank transfer जैसे international एक word है, international means between the countries, two or more countries. Similarly interbank means between the two different banks. So interbank transfer जब आएगा इसका मतलब है एक बैंक HBL हो सकता है, second bank can be Bank Islami, और the third bank can be Askari Bank Limited. So जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर होने हैं सो दैट इज व्हाट वी कॉल इंटर बैंक ट्रांसफर। और ये चेक के थ्रू भी होता है, पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू हो सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसको हम RTGS कहते हैं इसके थ्रू हो सकता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंट्रा बैंक ट्रांसफर का मतलब है ऑनलाइन ट्रांसफर। बैंक हैज द सॉफ्टवेयर एंड बैंक हैज द कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। आप गार्डन टाउन ब्रांच में पैसे जमा करवाते हैं और आपको उसको ट्रांसफ़र करवाना है कराची में किसी जगह पे, कराची के किसी ब्रांच में। सो द बैंक इज डूइंग एन इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र। फिर सेकंड बात करते हैं इंटर बैंक ट्रांसफ़र की। एक चेक की एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूँ, सो हम चेक से मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द पे ऑर्डर एंड द डिमांड ड्राफ्ट। पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट भी आपने ब्रांच बैंकिंग एंड ऑपरेशंस में पढ़ा। जस्ट टू समराइज, पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट एक बैंकर्स का चेक होता है। लेट से मैं एक चीज़ को बेचता हूँ, एक घर बेचा मैंने 40 लाख रुपए का, और उसके अगेंस्ट जो मुझे डॉक्यूमेंट मिला दैट इज अ चेक। सो आई हैव अ डाउट कि जिसने मुझे चेक दिया है अगर उसके अकाउंट में पैसे ना हुए तो मुझे ये प्रोसीड्स नहीं मिलेंगी। सो इसलिए मैं चेक एक्सेप्ट नहीं करता और मैं उसे कहता हूँ कि मुझे पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक बना के दें। नाउ व्हाट इज अ बैंकर्स चेक? बैंकर्स चेक जो है ये एक बैंक का अपना इशू किया गया चेक है, ना कि कस्टमर का। सो द प्रोसेस इज कि वो कस्टमर जिसने मुझे पैसे देने हैं वो अपने बैंक में जाएगा और अपने बैंक में रिक्वेस्ट फिल करेगा कि एक बैंकर्स चेक बना दे। नाउ द बैंक फर्स्ट डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट। जो भी इंडिविजुअल जिसने मुझे पैसे देने थे जब वो अपने बैंक में जाएगा तो उसके बैंक को तो पता है कि अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। सो वो बैंक पहले एक चेक के थ्रू कस्टमर के अकाउंट से पैसे डेबिट करेगा और अपने अकाउंट में, यानी कि बैंक के अकाउंट में, इसको हम फ्लोटिंग अकाउंट कहते हैं, उसमें जमा कर लेगा। और फिर उसके बाद उस अमाउंट की बेस पे एक डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंक का चेक बना देगा। नाउ दैट चेक इज कॉल्ड बैंकर्स चेक बिकॉज ये बैंक ने इशू किया है और उस पर साइन भी बैंकर्स के होते हैं, अटॉर्नी होते हैं। सो अब बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट पे ये श्योरिटी है कि इनसफिशिएंट फंड्स ऑफ कस्टमर की बिना पे ये रिटर्न नहीं हो सकता क्योंकि बैंक ने पैसे तो कस्टमर से पहले ही डिडक्ट कर लिए हों। सो ये एक सेफ्टी डॉक्यूमेंट है, सिक्योर डॉक्यूमेंट है इन कंपैरिजन टू चेक। फिर बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई बहुत सारे ऑप्शंस आए जिसमें से एक ATM है, एक इंटरनेट बैंकिंग है या मोबाइल बैंकिंग है कि मुझे बैंक में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक ATM के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट या एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इस ट्रांजैक्शन के दरमियान एक चैनल यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी। जैसा कि आपने बहुत सारे ATM कार्ड्स पे देखा होगा, वीज़ा लिखा होता है, Mnet लिखा होता है, Orix लिखा होता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो वीज़ा और Mnet यूज़ हो रहा है ये थर्ड पार्टी है जो अपने चार्जेस लेती है। बहरहाल ये फैसिलिटेट करते हैं किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र को।
एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन विच आई हैव रिटन इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट समझने से पहले हम एक सिनेरियो पे बात करते हैं. एक सिनेरियो ये है कि आपने 1,00,000 रुपये HBL की जौहर टाउन ब्रांच से HBL की वापडा टाउन ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है. सो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप पहले जौहर टाउन ब्रांच में जाएं, वहाँ से कैश विड्रॉ करवाएं, ट्रेवल करें टुवर्ड्स वापडा टाउन ब्रांच और वहाँ पे जाके वो पैसे जमा करवा दें. बट ऑब्वियसली इट्स अ रिस्की थिंग to carry cash from one place to another. Further, it's a hectic thing as well. दूसरा सिनेरियो आपके पास ये है कि आप एक चेक के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम जौहर टाउन ब्रांच टू द वापडा टाउन ब्रांच. थर्ड सिनेरियो, ATM इज़ देयर. आप ATM मशीन के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. वो विद इन द बैंक है या विद आउटसाइड द बैंक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं. उसमें थर्ड पार्टी एज अ सर्वर यूज़ होती है, जैसे मैंने आपको वीज़ा, एमनेट और वन लिंक के बारे में बताया. तो थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फिर इससे भी कन्वीनियंट वे है, आपके पास मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है. आप यूज़र नेम पासवर्ड लगाएं और उसके थ्रू घर बैठे हुए पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दें. लेकिन इन सारी चीज़ों में जो इशू है दैट इज़ एवरी product or every method has some limitations. For example, you cannot transfer more than a specific amount from ATM, and similarly through the mobile banking or the internet banking. अगर मैं 1,00,000 की बात करूं तो yes it is possible कि आप ATM से या इंटरनेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र कर लें. लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन 50 मिलियन की है तो फिर बैंक्स कि ये सारे मोड्स फेल हो जाते हैं. फिर वो ये अलाउ नहीं करता जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रिस्क. ऐसा नहीं है कि बैंक के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसलिए बिकॉज जो इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, बहुत सारे फिशिंग स्कैम्स और बहुत सारे हैकिंग मोड्स अवेलेबल हैं. बहुत सारे ऐसे अनासर मौजूद हैं जो आपके अकाउंट को हैक करके मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो इसलिए बैंक में एक लिमिट होती है. कुछ बैंकों में 1,00,000, कुछ बैंकों में 2,00,000, कुछ बैंकों में 5,00,000 के एक दिन में एक अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या ATM के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इससे ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. सो ऐसी सिचुएशन में अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो एक मोड बचता है कि आप एक बैंक के ब्रांच से कैश विड्रॉ करवाएं और दूसरे बैंक की ब्रांच में जमा करवाएं. बट obviously it's a very hectic thing, it's a risky, रॉबरी का चांस है, थेफ्ट का चांस है. सो सेकंड ऑप्शन चेक है कि आप एक चेक पे लिखें कि ऐसे इंडिविजुअल के नाम जिसके जो कि बेनिफिशियरी है या जिसको आप पैसे देना चाहते हैं. वो कस्टमर चेक लेके अपनी ब्रांच में जाएगा और जैसे मैंने आपको क्लियरिंग डिपार्टमेंट में निफ्ट का थोड़ा सा प्रोसेस बताया था, निफ्ट के थ्रू वो नेक्स्ट डे अगर वो निफ्ट का मेंबर है, ऑनलाइन बैंकिंग मौजूद है और अगर वो 2 मुख्तलिफ शहरों के दरमियान है तो फिर 2 दिन से भी ज़्यादा लग सकते हैं. सो वो पैसों की प्रोसीड्स आते हुए चेक के थ्रू या पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू 1 दिन से ज़्यादा टाइम लग सकता है. सो ऐसे टाइम पे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और RTGS ये ट्रांजेक्शन हमारे काम आती है. अब ये क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट are mechanisms that enable banks to make large value payments to one another in real time using online telecommunication facilities as well as state-of-the-art computer systems. The payments are settled on gross basis in real time, thus minimizing the systematic risk and that are inherent in large value net settlement transactions or systems. मैं इस ट्रांजेक्शन को आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करता हूँ. एक ऐसा इंडिविजुअल जो 50 मिलियन अपने अकाउंट से लेट्स से लाहौर HBL लाहौर वापडा टाउन ब्रांच से कराची DHA की ब्रांच में 50 मिलियन ट्रांसफ़र करना चाहता है. मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ. सो ऐसे सिनेरियो में मैंने आपसे पहले बताया एक ऑप्शन ये है कि मैं चेक दे दूँ उस बेनिफिशियरी को और वो बेनिफिशियरी जो कि कराची में है वो अपने बैंक में जमा करवाए. वो सारी प्रोसीड आते हुए कम से कम 1 दिन और उसके ज़्यादा भी लग सकता है. सो वो प्रोसेस से बचने के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की तरफ जाते हैं. मैं अपने बैंक में जाता हूँ और मैं अपने बैंक को एक डेजिग्नेटेड रिक्वेस्ट फॉर्म जो बैंक के बने हुए हैं उस पर रिक्वेस्ट फिल करके
अपने चेक के साथ बैंक को जमा करवाता हूँ दैट आई हैव एन अकाउंट विद यू, दिस इज द चेक विच इज अप्रूव दैट यस यू कैन डेबिट माई अकाउंट, मेरे अकाउंट से 50 मिलियन निकाल लें। साथ में RTGS फॉर्म फिल करता हूँ, वो RTGS की एक रिक्वेस्ट है, मैं उसको फिल करता हूँ और उसमें ये बताता हूँ कि ये पैसे कराची के अंदर ABC कस्टमर मेरा है या ABC इंडिविजुअल है DHA के अंदर या बहरिया के अंदर, उसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दें। अब अगर तो ये सेम बैंक होते फिर तो बैंक इंट्रा बैंक के थ्रू बड़ा कन्वीनियंटली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में विद इन सेकेंड्स वो पैसे ट्रांसफ़र कर देता, लेकिन क्योंकि दो मुख्तलिफ बैंक हैं, मैं HBL का कस्टमर हूँ, मेरा अकाउंट HBL में है और जो बेनिफिशरी है उसका अकाउंट लेट से बैंक अल्फला लिमिटेड में है, नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स वो पैसे ट्रांसफ़र कर सके और वहीं पे RTGS यूज़ होगी। सो मैं एक चेक के हमरा और साथ में RTGS फॉर्म को फिल करके बैंक में रिक्वेस्ट पुट अप करूंगा कि मेरे अकाउंट से 50 मिलियन को डिडक्ट करके ABC कस्टमर जो कि कराची की DHA बैंक अल्फला लिमिटेड में कस्टमर मौजूद है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। अब जो रेमिटेंस डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल काम कर रहा होगा वो मेरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। सबसे पहले वो अपने ट्रेजरी ऑफिस को या ऐसा ऑफिस जो स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक से लाइजॉन करने की अथॉरिटी रखता है उसको ट्रांसफ़र करेगा सेम रिक्वेस्ट। अब ट्रेजरी ऑफिस को हम लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे क्या है, लेकिन जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू बताऊं, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो पूरे बैंक के डिपॉजिट को इन्वेस्ट करता है या उसको मोबिलाइज करता है, वो ट्रेजरी ऑफिस का काम है। और स्टेट बैंक जो कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, हर इंडिविजुअल को अलाउ नहीं करता कि स्टेट बैंक के साथ कांटेक्ट करे या किसी भी ट्रांजैक्शन के हवाले से कोई निगोशिएशन करे। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाने की बात करते हैं, आपने BBA के अंदर एडमिशन लिया तो अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए आप किसी गजेटेड ऑफिसर के पास गए। नाउ गजेटेड ऑफिसर मीन्स अ स्पेसिफिक पोस्ट दैट इज ग्रेड 17 और अबव और व्हाटएवर द केस इज। सो मैं अपने एक डेजिग्नेटेड फॉर्म को RTGS फॉर्म को साथ में चेक को जमा करवाऊंगा बैंक को। बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बैंक का जो रेमिटेंस ऑफिसर है वो मेरी एप्लीकेशन को पुट अप करेगा टुवर्ड्स द ट्रेजरी। और मैं आपको बता रहा था कि गजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करवाते हैं, दैट मीन्स ही इज हैविंग अ सर्टेन पोस्ट जो आपके डॉक्यूमेंट से टेस्ट कर सकता है। सिमिलरली बैंक के अंदर ऐसे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स मौजूद होते हैं जो सेंट्रल बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक उनकी बात को एक्सेप्ट कर सकता है। अदरवाइज कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो बैंकर है चाहे वो ऑफिशियल है बैंक का, लेकिन अगर वो ऑथराइज्ड नहीं है तो वो स्टेट बैंक से या सेंट्रल बैंक से डील नहीं कर सकता। सो इसलिए मैं आपको ट्रेजरी ऑफिस का नाम ले रहा हूँ। सो ट्रेजरी ऑफिस को जो रेमिटेंस ऑफिसर होगा वो इन्फॉर्म करेगा दैट ओवर कस्टमर, जो मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी 50 मिलियन की अमाउंट की बात की, कि हमारे बैंक से कराची के अंदर बैंक अल्फला लिमिटेड DHA ब्रांच में 50 मिलियन अमाउंट ट्रांसफ़र होनी है। नाउ द प्रोसेस इज, मैंने रिक्वेस्ट की रेमिटेंस ऑफिसर को, रेमिटेंस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट की अपने ट्रेजरी ऑफिस को, ट्रेजरी ऑफिस रिक्वेस्ट करेगा सेंट्रल बैंक को यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये बात आप पहले से जानते होंगे कि हर कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक में अकाउंट ओपन होना मैंडेटरी है। सो दैट मीन्स मेरे बैंक का यानी कि HB का और वो बैंक जिसमें पैसे ट्रांसफ़र होने हैं यानी कि बैंक अल्फला, दोनों के अकाउंट मौजूद होंगे स्टेट बैंक के साथ। तो स्टेट बैंक उसको प्रोसीड करेगा उस ट्रांजैक्शन को, और जैसे ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगी उसका एक यूनिक नंबर जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं RTGS नंबर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट नंबर। दैट इज़ अ यूनिक कोड जो एक सर्टेन ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक बार कोड की बात कर लें, आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, आप एक प्रोडक्ट देते हैं कैशियर को, कैशियर उसको स्कैन करता है एक बार कोड रीडर के थ्रू, जैसे ही वो स्कैन करता है वही प्रोडक्ट सामने आती है। दैट मीन्स एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ यूनिक कोड। सिमिलरली RTGS भी एक यूनिक कोड पे मुश्तमिल होती है। सो ट्रांजैक्शन जैसे ही स्टेट बैंक प्रोसेस करता है एक RTGS नंबर जनरेट होता है और वो RTGS नंबर इन्फॉर्म कर दिया जाता है दोनों बैंकों के यानी कि
जिसने रिक्वेस्ट की जिस बैंक ने, और बेनिफिशियरी बैंक यानी कि जहां पैसे ट्रांसफर होने हैं, दोनों के ट्रेजरी ऑफिस या जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं जो स्टेट बैंक से या सेंट्रल बैंक से रब्ता रख सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है एक बैंक को दैट यस वी हैव टेकन योर ट्रांजेक्शन, और वो पैसे अब हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं टूवर्ड्स द बेनिफिशियरी बैंक। सो बेनिफिशियरी बैंक बैंक अल्फा लिमिटेड था यहाँ, बैंक अल्फा लिमिटेड के ट्रेजरी ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ट्रेजरी ऑफिस जो कि कहीं डिफरेंट एरिया में भी हो सकता है, डिफरेंट सिटी में हो सकता है, वो इन्फॉर्म करेगा उस रिस्पेक्टिव ब्रांच को जिस ब्रांच में आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते थे, यानी कि डीएचए ब्रांच, और फिर डीएचए ब्रांच से वो प्रोसीड्स फॉरवर्ड होंगी उस इंडिविजुअल कस्टमर के नाम पे जो आपने बेनिफिशियरी के तौर पे लिखा आरटीजीएस फॉर्म फिल करते हुए। सो दैट इज द होल ट्रांजैक्शन विच इज कॉल्ड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो सेटलमेंट लास्ट प्रोसीजर कैसे होती है, सेंट्रल बैंक के पास क्योंकि सब बैंकों के अकाउंट हैं, सो वो एक अकाउंट को डेबिट कर देता है और एक अकाउंट को क्रेडिट। सो डेबिट वो किसको करेगा, उस बैंक को जिसमें से पैसे विदड्रॉ हो यानी कि एचबीएल को, और जिस अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं यानी कि बैंक अल्फा लिमिटेड, उसके अकाउंट को 50 मिलियन से क्रेडिट कर दिया जाएगा, और बैंक रिस्पेक्टिवली वो 50 मिलियन अब आपके उस कस्टमर जिसको आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते थे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। सो ये पूरी ट्रांजैक्शन आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहलाती है। सो अब अगर हम फाइनल में बात करें, अभी तक हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पढ़े जिसमें कैशियर और यूनिवर्सल टेलर पढ़ा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पढ़ा, क्लियरिंग डिपार्टमेंट पढ़ा, रेमिटेंस डिपार्टमेंट पढ़ा। ये सारे डिपार्टमेंट्स ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कहलाते हैं। एज एन एग्रीगेट, एज अ होल, ऑल दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। रेमिटेंस दो किस्म की होती हैं, इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस मीन्स कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपके बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, या आपके कस्टमर के अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, बैंक के अकाउंट से पैसे दूसरे बैंक में जा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड रेमिटेंस। सिमिलरली लोकल रेमिटेंस भी होती है, फॉरेन रेमिटेंस भी होती है। इफ इट इज बिटवीन द सेम कंट्रीज बाउंड्री तो इसको हम इसको हम लोकल रेमिटेंस कहेंगे। और अगर ये ट्रांजेक्शन बिटवीन द बॉर्डर्स है, इंटरनेशनली बिटवीन टू डिफरेंट बॉर्डर्स है, तो इसको हम फॉरेन रेमिटेंस कहेंगे। सो आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अभी तक हम बैंकिंग के कुछ बेसिक डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बैंकिंग के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों में बैंक को डिवाइड करेंगे, जैसे क्रेडिट डिपार्टमेंट भी है, ट्रेड डिपार्टमेंट भी है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी है, जो अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो फार ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के हवाले से जो 4 डिपार्टमेंट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें कैश डिपार्टमेंट था, इसमें अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट था, इसमें क्लियरिंग डिपार्टमेंट था, और इसमें रेमिटेंस डिपार्टमेंट था। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। In the next lecture we will be discussing about the rest of the departments of the bank. So till then, make your questions, try to build understanding about the bank, because banking is a very vast industry and banking is fortunately one of the industries जो market में job भी provide कर रही हैं, जो batch hiring भी कर रही है। और incumbent की बात करें, fresh graduates की बात करें, तो banking उनके लिए एक बड़ा अच्छा venue साबित हो सकता है। So Jazakallah, stay blessed.